अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड विद वाहिद हाशमी। मैं हूं वाहिद हाशमी। ये मेरी दूसरी वीडियो है। आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी पहली वीडियो को रिस्पांस दिए और व्यूज़ दिए। आपसे दोबारा गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। आज मैं खालिस्तान बैंकर्स के लिए शुरू में गुफ्तगू करूंगा और इसके एंड पर मुझे 2 सवालात आए हैं मेरे पार्टिसिपेंट की तरफ से, उनके मैं जवाब दूंगा। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बैंकर की डेफिनेशन क्या है। देखिए, जब आप किसी भी चीज़ की डेफिनेशन को देखते हैं, तो फिर आपको इससे अंदाज़ा होता है कि ये असल में क्या काम कर रहा है। और ये डेफिनेशन जो है, ये ज़ाहिर है कि मेरी बनाई हुई नहीं है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में दी हुई है। मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ फ़िलहाल नहीं पढ़ रहा, मैं आपके लिए उसका कॉन्सेप्ट आपको दूँगा। बैंकर इज़ अ पर्सन हू एक्सेप्ट मनी and give loan to general public and collect instrument on behalf of its customer। ये बेसिक सी डेफिनेशन है। इसकी जो एक्चुअल अल्फाज हैं वर्बैटिम, वो मैं इसमें लगा दूंगा, आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं। और बैंकर्स को पता है, वो बहुत आराम के साथ इसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि अल्फाज क्या लिखे हुए हैं। मैंने उसका एक मुख्तसर मफहूम आपके सामने रखा है आसानी के लिए, क्योंकि मैं इसको क्लासरूम की तरह कंडक्ट नहीं करना चाहता। तो अब आप इस डेफिनेशन को अगर देखेंगे, तो इसमें एक बेसिक चीज है, बैंकर इज अ पर्सन, यानी ये एक शख्स है एज पर डेफिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी इदारे को बैंकर नहीं कहते, बल्कि वो शख्स जो काम कर रहा होता है उसे बैंकर कहते हैं। और ये क्या कर सकता है? ये जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी, विड्रॉएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, और चेक कलेक्ट कर सकता है, ठीक है, और लोगों को, कस्टमर्स को लोन दे सकता है, और अपने कस्टमर के बिहाफ पर इंस्ट्रूमेंट्स यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट कर सकता है। ये इसका बेसिक काम है। इसी वजह से किसी भी बैंक को बिजनेस करने की इजाजत नहीं होती। अगर आप देखिए, इस डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई बैंक बिजनेस शुरू कर दे, तो स्टेट बैंक फौरी तौर पर उसके ऊपर पेनल्टी लगाएगा या उसको रोकेगा या उसका लाइसेंस कैंसिल कर देगा। तो बैंक बिजनेस क्यों नहीं कर सकता? बिजनेस का दायरा है? नहीं, बिजनेस का दायरा नहीं है। ये लोगों से पैसे लेगा और इन्वेस्ट करेगा बिजनेसेस में, खुद बिजनेस नहीं करेगा, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि फिर उसने बैंक कस्टमर को पैसे वापस करने, तो कहाँ से वापस करेगा? अपने खर्चात कहाँ से करेगा? और वो लोगों को लोन देगा। लोन के जरिए से किसी भी बैंक में, कोई भी छोटा बैंक हो, बड़ा बैंक हो, कारपोरेट इन्वेस्टमेंट हो या कमर्शियल बैंक हो, उसकी जो बेसिक इनकम है, लाइक रफली सेइंग 80 to 85% जो टोटल इनकम है किसी भी बैंक की, वो लोन से आती है। असल में जो उसका लोन फंक्शन होता है, बाकी जो ऑक्सिलरी फंक्शन है वो बेसिक कंट्रीब्यूटर नहीं होते, उनमें वॉल्यूम ऑफ वर्क ज्यादा होता है। लाइक रेमिटेंसेस हैं या और कलेक्शन वगैरह हैं, उसमें वॉल्यूम वर्क तो बहुत होता है, लेकिन उसमें इनकम इतनी जनरेट नहीं होती। लेकिन जो लोन है, उससे बैंक अपनी इनकम जनरेट करता है। अब अगर बैंक खुद बिजनेस शुरू कर दे तो जाहिर है आपको अंदाजा है कि बैंक के पास कितना ज्यादा फंड होता है पब्लिक का, और उस पैसे को बैंक बहुत आसानी के साथ किसी भी बिजनेस में लगा के बेतहाशा इनकम कमा सकता है, और दूसरे कंपटीटर उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये इसको मोनोपोली से निकालने के लिए, इस तरह की सिचुएशन से, मसलाल के तौर पर बैंक अगर अपना रियल स्टेट बिजनेस शुरू कर दे, तो कितना ज्यादा पैसा और कितनी वर्क फोर्स है बैंक के पास, हर जगह जगह ब्रांचें खुली होती हैं, तो ऑटोमेटिक ऑफिस जो है आसानी के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। तो बाय डेफिनेशन ही बैंक को इजाजत नहीं है कि वो बिजनेस कर सके। बैंक क्या करेगा? बैंक जो कस्टमर का डिपॉजिट लेता है, उसको इन्वेस्ट करता है विद द बेस्ट ऑफ हिज प्रेजेंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, स्टॉक एक्सचेंज में और प्रोजेक्ट्स में। लाइक फर्ज करें कि रेलवे अपना कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। अब रेलवे के पास इतना फंड नहीं है या गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं है, तो कंसोर्शियम बन जाएगा और वो उस रेलवे के प्रोजेक्ट को फंड कर देगा।
और उससे जो प्रॉफिट आएगा वो जैस जैस एज पर एग्रीमेंट उसकी शेयरिंग हो जाएगी। यूरोप की सारी रेलवे का निज़ाम जो है यूरोप के बैंकों के कंसोर्शियम ने बनाया। जितना भी यूरोप का रेलवे का सिस्टम है, यानी सोली तो नहीं, लेकिन मेन कंट्रीब्यूटर वही थे। अब जैसे हमारे डैम बने, इसमें बड़े बैंकों ने कंट्रीब्यूट किया, वर्ल्ड बैंक ने भी जैसे उसमें पैसे डाले। तो ये एक तरह से सॉफ्ट लोन होते हैं और ये आसानी के साथ, क्योंकि रिस्क नहीं होता। अब अगर गवर्नमेंट को लोन देंगे तो रिस्क नहीं होगा। ये सिक्योरिटीज होती हैं, ये बेसिकली गवर्नमेंट को लोन दिया जाता है, सिक्योर्ड होते हैं, मगर इसमें इनकम भी फिर कम होती है। यानी जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो बैंक रिस्क की बुनियाद पर बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट का नहीं हो, पैसा बैंक के पास पब्लिक का होता है। अब चेक कलेक्ट करना, यानी बुनियादी तौर पर अगर अब मेरे पास एक चेक है तो ये तो नहीं हो सकता कि मैं हर बैंक में अपना अकाउंट खुलाऊं, तो मैं बैंक के जरिए अपना चेक कलेक्ट कराऊंगा। उसके लिए मेरा बैंक अकाउंट होना जरूरी है। बैंकर की और भी डेफिनेशन है, मगर जितनी भी डेफिनेशन हैं उनमें सब में बैंकर बेसिकली एक पर्सन ही है। और कहीं भी किसी इदारे को, अब जो बैंक है ये क्या है, ये इदारे हैं जहां पर बैंकिंग की जॉब करते हैं लोग। ज़ाती तौर पर जैसे वन मैन बैंक अमेरिका में वन मैन बैंक होते हैं, एक ब्रांच एक बंदे ने उसका मालिक है और बस एक ब्रांच है और बैंक है। तो ये डेफिनेशन की वजह से, बाय द वे, अमेरिका में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 नहीं इस्तेमाल होता, बल्कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्ट 1882 इस्तेमाल होता है। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि इन दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि बहुत कम मामूली से फर्क के साथ दोनों एक जैसे लगते हैं। तो बीओई 1882 और एनआईए 1881, तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो है, ये पाकिस्तान में, इंडिया में और तकरीबन 54 ममालिक में ये इस्तेमाल होता है। और ये बेसिकली बैंक को डील करता है, और बैंकर और कस्टमर के दरमियान जो रिलेशनशिप बनती है, और अगर उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाए तो इसके रेफरेंस से फिर प्रोटेक्शन मांगी जाती है और अदालत फिर फैसला करती है, या बैंक खुद भी फैसला कर सकता है कि क्या इसका नतीजा निकलना चाहिए। तो जितना अब आम तौर पर हमारे जो फ्रेश बैंकर्स हैं वो समझते हैं कि भाई हम काउंटर पर बैठे हैं या हम ब्रांच में बैठे हैं, हमें लॉ से हमारा क्या लेना देना। याद रखिए, क्योंकि मैं इस वक्त प्योरली बैंकर के साथ मुखातिब हूँ, याद रखिए कि आप जो भी काम कर रहे होते हैं ब्रांच के अंदर बैठकर, उसके पीछे ये बैंकिंग लॉ पूरा ऑपरेट हो रहा होता है। और खुदा न खास्ता जब भी कोई ऐसी इंक्वायरी क्रिएट हो जाती है या कोई ऐसी बात बन जाती है, तो आपको सबसे पहले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को रेफर करना पड़ता है। आपके जो प्रोसीजर हैं, जो निगोशिएबल जो स्टेट बैंक के रेगुलेशन है, वो सब एकदम से ओपन हो जाते हैं और फिर आपकी बात को सुना नहीं जाता। आपको अपने एसओपी को वायलेट करने की वजह बतानी पड़ती है। और अगर वो आपकी वायलेशन वायलेशन लीगल तो नहीं होती, लेकिन अगर वो वायलेशन आपको अलाउ की गई थी किसी एक्सेप्शन के तहत, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। बैंक अपने एम्प्लॉय को प्रॉपरली क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर पाता? उसकी वजह है कि बैंकर इज अ पर्सन, यानी मैंने अगर कोई गलत काम किया है तो मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ, लेकिन बहरहाल मैं बैंक का एम्प्लॉय हूँ। तो अब अगर मेरे ऊपर कोई किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन आती है तो मेरा बैंक मुझे प्रोटेक्ट करता है अप टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रोसीजरल एक्टिविटीज। यानी मेरे जो एसओपी अगर मैंने पूरे फॉलो किए हैं, उसके बावजूद कोई ऐसी बात बन गई है जो कि मेरे यानी मेरे इख्तियार से बाहर थी, तो बैंक फिर प्रोटेक्ट करता है, या फिर बैंक अपने प्रोसीजर को बेहतर करता है। उस सूरत में एम्प्लॉय बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाता है, क्योंकि बैंक उसके बिहाफ पर खुद उसको केस को लड़ता है। हर बैंक के पास अपने डिपार्टमेंट होते हैं और बैंकिंग पैनल्स होते हैं, लीगल पैनल्स होते हैं। बैंक के डिपार्टमेंट के अंदर वकील काम करते हैं, बाकायदा रेगुलर प्रोफेशनल जो वकील होते हैं वो काम करते हैं, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और हमारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको वो वेट करते हैं कि ये इसमें कोई लीगली कोई वायलेशन ना हो। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जो बैंक के प्रोसीजर को वायलेट करके किया है, तो बैंक फिर मुझे प्रोटेक्ट नहीं करता। उस हद तक ही करता है जिस हद तक बैंक की मैं प्रोसीजर को अडॉप्ट कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई बैंकिंग लॉ अप्लाई नहीं होता। तो हमें हर कदम पर ये देखना होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे लॉ को, हमारे जो बैंक का जो प्रोसीजर है उसको हम प्रोटेक्ट करके कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब बैंकिंग लॉ जो है इसका कस्टमर से कोई बरह रास्त ताल्लुक नहीं है, ये बैंकर के ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन आप देखें इसमें, यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो है, ये 139 सेक्शन है इसके अंदर, और ये सारे के सारे सेक्शन एक्सेप्ट 2 और 3 सेक्शंस, सारे के सारे सेक्शन कस्टमर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें बैंकर की प्रोटेक्शन बहुत थोड़ी होती है।
बैंकर प्रोटेक्ट होता है इन गुड फेथ, विदाउट नेग्लिजेंस फॉर द कस्टमर। ये तीन अगर कंडीशंस आ जाएं तो बैंकर प्रोटेक्ट होता है। तो कोई भी काम अगर आप देखें आम नॉर्मल लाइफ में, कोई भी काम दुनिया में बैड फेथ से नहीं किया जाता। जो काम आपकी मेरी नजर में बुरा हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन वो करने वाला बैड फेथ से नहीं करता। जस्ट फॉर डिस्कशन से आप किसी चोर से पूछे तुमने चोरी क्यों की, तो आपको इतनी रीजंस बता देगा कि आपको लगेगा बिल्कुल ठीक ही किया इसने, क्योंकि वो बैड फेथ से चोरी नहीं कर रहा। जिस वक्त उसे पता लगेगा मैं बैड फेथ से काम कर रहा हूँ, छोड़ देगा। जानबूझ के बैड फेथ से कोई काम नहीं करेगा, मिस्टेक और एक अलग चीज है। तो इसी तरह आप देखते हैं कि जैसे हमारे पाकिस्तान के मुआशरे में जैसे ये खुदकुश बमबार होते हैं, वो बैड फेथ से नहीं कर रहे होते, वो अपनी तरफ से जन्नत में जा रहे होते हैं। हम गलत कहते हैं ना उन्हें। तो इसलिए बैड फेथ में तो बैंक काम कर ही नहीं सकता, बैंकर काम। दूसरा, विदाउट नेग्लिजेंस। अब नेग्लिजेंस जो है ये एक ऐसा एक्शन है कि बैंकर हमेशा नेग्लिजेंट हो जाता है। यानी आप एक काम कर रहे हो जो आम हालात में एक आम आदमी नहीं करता और आप करते हैं, ये नेग्लिजेंस है। आप एक काम नहीं कर रहे हो जो एक आम हालात में आम आदमी करता है, आप नहीं करते, नेग्लिजेंस है। लिहाजा नेग्लिजेंट तो बैंकर हमेशा ही साबित हो जाता है। बाकी फॉर दी कस्टमर तो नेचुरली बैंक नॉन कस्टमर के काम करता ही नहीं है। अब एक कस्टमर की डेफिनेशन है जो लॉ में है, और एक डेफिनेशन है जो मार्केटिंग डेफिनेशन है। लॉ में डेफिनेशन तो ये है ना कि जो आपका अकाउंट होल्डर होगा, जिसने आपके पास कोई बैंकिंग अकाउंट खोला होगा, उसको हम कस्टमर कहेंगे। लेकिन मार्केटिंग में तो एवरी पर्सन इज योर कस्टमर। जो भी आपके बैंक के अंदर आ गया, इवन अगर आप उसको मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर कोई आपके बाहर खड़ा हुआ आपका बोर्ड पढ़ रहा है, वो भी आपका कस्टमर है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। तो लेकिन लीगली स्पीकिंग तो कस्टमर वो है जिसने बैंक से कोई सर्विस अवेल की है, चाहे अकाउंट होल्डर है चाहे नहीं है, या कोई काम बैंक से करवाया है, चाहे अकाउंट होल्डर है चाहे नहीं है, तो हम उसको प्रोटेक्शन देता है लॉ। बैंकर की प्रोटेक्शन क्या है? इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस फॉर द कस्टमर। तो आप देखें दो प्रोटेक्शन तो हो जाती हैं, हम कस्टमर के लिए काम करते हैं और हम गुड फेथ में करते हैं। लेकिन नेग्लिजेंट अब अक्सर हो जाते हैं। जब हम नेग्लिजेंट होते हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई लीगल एप्लीकेशन क्रिएट हो जाए, तो हमारा नेग्लिजेंस होना साबित हो जाता है और हमारी प्रोटेक्शन खुद ब खुद खत्म हो जाती है। तो बैंकर को ऑल द टाइम ऑन रिमेन ऑन हिज फुट, कि उसको हर वक्त मोहतात रहना चाहिए हर काम करते हुए। इसीलिए बैंकर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उनके ऊपर सुपरविजन रखी जाती है, उनके ऊपर चेक रखा जाता है। उसका मकसद बदएतमादी नहीं होती, उसका मकसद आपको प्रोटेक्ट करना होता है। तो लॉ जो है हमारा, ये एक्चुअली अगर आप खालिश कहें कि फलां बैंकिंग लॉ है, तो बैंकिंग लॉ के नाम से तो कोई लॉ नहीं है। बहुत सारे लॉज की मुख्तलिफ क्लॉजेस इकट्ठी होकर बैंक अप्लाई हो जाती हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अब वो 1873 का या 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, वो अब अमेंड हुआ है पाकिस्तान में 2018 में, लेकिन बेसिक तो वही का वही है, बहुत बड़ा एक्ट है। उसकी कुछ क्लॉजेस हैं जो कि बैंक के ऊपर अप्लाई होती हैं। मैं आगे कोशिश करूंगा जाके कि थोड़ा सा आपके साथ लॉ के बारे में थोड़ी और डिस्कशन करूं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब मैं आता हूं उन सवालों की तरफ जो मुझसे हमारे एक व्यूअर ने पूछे। पहला सवाल उनका ये था कि हम अपने कैरियर को कैसे ग्रो कर सकते हैं। देखिए, अब ये मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, लेकिन ये सवाल एक ऐसा है जिसका ताल्लुक एक्चुअली मोटिवेशन से है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपने एक्सपीरियंस से जवाब दे सकूं। पहली बात यह है, ये बैंक का जो शोबा आपने चॉइस किया, आपने खुद चॉइस किया। यानी बैंक आपको कहीं से घेर घार के जबरदस्ती कोई अगवा करके नहीं लाया कि आप बैंक में काम करें। आपने खुद इसको सिलेक्ट किया, खुद टेस्ट दिया, खुद इंटरव्यू दिया, और आप फख्र से बताते हैं मैं फलां बैंक में अफसर हूँ या फलां बैंक में मैनेजर हूँ या जो भी। तो अब आप इस फख्र को यानी फिर पे करें। यानी बैंक चाहता है कि आप उसके लिए वैसे काम करें जैसे बैंक चाहता है। आप चाहते हैं मैं वैसे काम करूं जैसे मैं चाहता हूँ, ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल काम है। ये बैंकर जॉब एक ऐसी जॉब है, मैंने अपने इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ आपको कि मैंने 40 साल बैंक में काम किया है, 20 साल मैंने ब्रांच में काम किया है और 20 साल मैंने ट्रेनिंग दी है। तो बैंकर नॉर्मली लेट नहीं हो सकता। सुबह जब बैंक खुलने का टाइम होता है, लेट नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि आपने कस्टमर को बताया हुआ कि आप बैंक 9 बजे खुलेगा। वैसे तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की भी रिक्वायरमेंट है कि आपको जो टाइमिंग है बैंक के बाहर लिखे हों और उसको आप फॉलो करें। ये कोई इश्तिहार के तौर पे नहीं होता, ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपकी टाइमिंग जो है आपके ब्रांच के बाहर लिखे होंगे, आपके बैंक की टाइमिंग क्या है। तो आप हर ब्रांच के बाहर लिखे हुए देखते हैं। अभी रमज़ान में आप देखेंगे टाइमिंग चेंज होंगे तो बहुत सी ब्रांचेस में हाथ से लिख के लगा देंगी। मैं आपको मशवरा दूंगा कि बिल्कुल लिख के कुछ बैंक तो ये है कि आपको बनाया भेज देते हैं, छोटे बैंक जो होते हैं।
लेकिन आप कोशिश करें, अगर आपने लगाना है, आप ब्रांच मैनेजर हैं या ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर हैं, तो आप उसको कंप्यूटर से बना के बहुत आसानी से उसको लगा दें, थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। बहरहाल, तो आपका जो टाइम है उसको फॉलो करें। अपने ब्रांच में अपने असल वक्त से 15-20 मिनट पहले ब्रांच के अंदर आप आ जाएं। दो एडवांटेज होंगे, आपको सड़क के ऊपर इमरजेंसी नहीं मिलेगी। जब आप घर से जल्दी निकलेंगे तो आपको सड़क पर कोई भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, आराम से आप लोगों को रास्ता भी दे देंगे, खुद भी आप, कोई पैनिक नहीं होगा। दूसरा, जब ब्रांच पे आप पहुंच जाएंगे, ऑफिस में पहुंच जाएंगे, तो आपको एक कंफर्ट होगा कि मैं आ गया, और आपका एक ट्रस्ट क्रिएट होगा कि ये बंदा अगर ऑफिस आता है तो लेट नहीं होता। दूसरी तरफ कस्टमर, उसको पता है कि बैंक ने 9 बजे खुलना है। अब 9 बजे खुलने से मुराद ये है, स्टेट बैंक ये कहता है कि यू शुड बी रेडी टू एंटरटेन योर फर्स्ट कस्टमर एट 9 AM शार्प। आपको 9 बजे अपने कस्टमर को एंटरटेन करने की पोजीशन में होना चाहिए। इसका मतलब होता है बैंक खुलना। हम मतलब ये लेते हैं कि हमने बैंक 9 बजे ब्रांच खोली, उसके बाद हम आए, सलाम दुआ की, जहाँ कुरान की तिलावत वगैरह होती है वहां हुई, या जो भी ओपनिंग का प्रोसीजर है वो किया, उसके बाद कैश निकाली, काउंटर सेट किया, बैठे, करते करते 9:15 बज गए। ये स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही किसी इंडिविजुअल बैंक की है। कभी कभार हो सकता है आप लेट हो जाएं, लेकिन जो काउंटर स्टाफ है, जो डायरेक्ट कस्टमर को डील करता है, मैनेजर ऑपरेशन है, जो चेक पासिंग ऑफिसर है, जो कैश अफसर है, इनको तो हर हालत में 9 बजे बिल्कुल रेडी होना चाहिए। इससे आपका कैरियर बनता है, ट्रस्ट बढ़ता है, लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपके सामने भी आपके पीछे भी। नंबर दो, इंसान की एक कैपेसिटी है कि इंसान हमेशा अपने असेट्स को महफूज रखता है और लायबिलिटीज को डिस्पोज करता है। यानी आपके अपने असासे को महफूज रखना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके खत्म करना चाहते हैं, यानी अदा हो जाए। अगर आप अपने आप को अपनी ब्रांच का, अपने बैंक का असासा बना दें, एसेट बना दें, नो बडी विल टर्मिनेट। लेकिन अगर आप अपने आप को लायबिलिटी बना देंगे, तो फिर हर बंदा चाहेगा कि वो आपसे छुटकारा हासिल कर ले। कैसे बनेंगे? सबसे ज्यादा जरूरी है आपका नॉलेज, पर्सनल नॉलेज और जनरल नॉलेज। आपको बैंकिंग नॉलेज कहाँ से आएगा? तमाम बैंक अपने स्टाफ के लिए सर्कुलर्स इशू करते हैं। स्टेट बैंक बैंकों के लिए सर्कुलर इशू करता है। अगर आप स्टेट बैंक के सर्कुलर नहीं पढ़ सकते या इतना शौक नहीं रखते, तो आप कम से कम अपने बैंक के सर्कुलर पढ़ने की आदत डालिए। उसको जो भी आप नाम देंगे, इंटरनल मेमो हो, सर्कुलर हो, जो चीज भी जो आपकी इंफॉर्मेशन आ रही हो, उसमें सर्कुलर आम तौर पर दो तरह के होते हैं। कुछ सर्कुलर्स में, मेमोज में इंफॉर्मेशन होती है, फलां ब्रांच खुल गई, फलां ब्रांच बंद हो गई, ये टाइम हो गया, ट्रांसफर हो गया, वो शिफ्ट हो गया, वो इस तरह का। एक होते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कौन सा काम अब हम कैसे करेंगे, फलां काम में हमने क्या चीज अमेंड कर दी है, फलां चीज कैसे होगी। अगर आप इंस्ट्रक्शन सर्कुलर जो आपसे मुतालिक हो, इनको अगर आप तरतीब के साथ अपने पास रखें, सॉफ्ट रखें या हार्ड रखें, जैसी भी आपकी तबीयत करे, जो आपसे मुतालिक हो, और उनका अपने पास एक सेपरेट प्राइवेट फाइल बना लें, कोई बैंक आपको मना नहीं करेगा, तो वो आपके रेफरेंस के तौर पे काम आएंगे, वो आपको ऑडिट में काम आएंगे, आपके पर्सनल नॉलेज को बढ़ाने में काम आएंगे। और बाद लोग तो एक किस्म की लाइब्रेरी बन जाते हैं, उनको कहा जाता है फलां बंदे से पूछ लो, उसे पता होगा कि ये कौन सा सर्कुलर है। ये कहीं कहीं मैं करियर के हिसाब से बता रहा हूँ, ये ना बने, लेकिन आपका नॉलेज उसके बारे में ठीक होना चाहिए। अब सर्कुलर पढ़ने की आदत नहीं है, ठीक है? सबसे पहले सर्कुलर का टाइटल देखिए, टाइटल क्या है, कितना मुताल्लिक है आपके साथ। अगर आपसे मुताल्लिक है, नहीं फौरन पढ़ सकते, तो उसको साइड पे रख दें। अब पढ़ने की आदत कैसे डालें? बड़ा मुश्किल काम है आजकल। ये है ना कि हम सारे का सारा सॉफ्ट पढ़ने के आदी हैं, हमें इन्हीं हार्ड किताब से पढ़ने की आदत नहीं रही, किताब पढ़ने की आदत नहीं रही। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जो चाहते हैं आपकी कैरियर ग्रो करे, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। जो नौकरी कर रहे हैं वो ठीक है, नौकरी करते हैं, तो आप ये कोशिश कीजिए कि शाम को, रात को जब आप फारिग हो जाएं, एक पैराग्राफ इंग्लिश का, आधा पैराग्राफ इंग्लिश का कहीं से भी पढ़ के उसको रीराइट करें, सॉफ्ट राइट करें, हार्ड राइट करें, और रीराइट करके देखें कि जो कुछ आपने पढ़ा है वही आपने लिखा है, तो आपको अंदाजा होगा कि फर्क है। उस वक्त तक इसको लिखते रहिए जब तक कि आप इसको समझ ले कि मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है। मेरे अल्फाज बेशक चेंज हो जाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इससे आपकी एक तो इंग्लिश इंप्रूव होगी, दूसरा आपकी रिटर्न राइटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो आपकी जो ईमेल लिखने की, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन करनी पड़ती है ना कस्टमर के साथ, अपने सीनियर के साथ, तो आपकी ईमेल बड़ी अच्छी हो जाएगी। अच्छी इंग्लिश लिखना, देखें बैंकों के अंदर एक्चुअली ऑपरेशनल इंग्लिश होती है, आपने अपनी बात पहुंचा दी, बस बात खत्म हो गई। बहुत खूबसूरत फॉर्मेट के साथ ईमेल नहीं लिखी जाती, लेकिन लिखना बुरी बात तो नहीं है।
अगर आप अच्छे तरीके से में लिखें फॉर्मल तरीके से, इससे आपके ऊपर एक हाईलाइट हो जाएंगे आपके फलां जो ऑफिसर बैठा हुआ है बड़ी अच्छी वो कम्युनिकेशन करता है। नंबर 2, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन की वजह से आपका मसला जल्दी हल होगा क्योंकि आपने अगर इतना आसानी के साथ किसी चीज को पहुंचाया और समझाया तो कैसे होगा? ऐसे ही होगा कि आप रोज एक पैराग्राफ, आधा पैराग्राफ पढ़ने की आदत डालें, उसको रीराइट करें, जितना पढ़ सकते हैं, अखबार से पढ़ें, कहीं से भी। इससे आपको, और दूसरा मैंने आपको बताया कि अपने इंटरनल सर्कुलर्स को पढ़ने की आदत डालें। अब कैरियर ऐसे ही बन नंबर 2, देखिए जैसे आप चाहते हैं कि जैसे आप चाहते हैं वैसे काम हो, इसी तरह आपके सीनियर चाहते हैं कि जैसे वो चाहते हैं वैसे काम हो। तो सबसे पहले ना कहने की आदत को खत्म करें। बैंक में कोई काम ऐसा नहीं होता जो मुश्किल हो, जो किया ना जा सकता हो। हम फौरन कह देते हैं जी ये बड़ा मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, उसके बाद वही काम हम कर देते हैं। तो याद रखिएगा, आपकी जो नेगेटिव नोशन है वो आपके सीनियर के ज़हन में रह जाती है, इसे जब कोई काम कोई मना कर देता है। हालाँकि आप कर देते हैं बाद में। तो उसको शुरू यस सर मैं करता हूँ। गाइडेंस माँग लें, ये मुझे बता दीजिए इसको मैंने करना कैसे है? कैसे अप्रोच करना है? कोई आपको मना नहीं करेगा। नॉर्मली 99% लोग आपको बता देंगे कि ये कैसे करना है। लेकिन जब आप ना से शुरू करेंगे तो अपने ऊपर एक धब्बा सा लगाएँगे कि इसको जब कहा जाता है कोई काम करने को मना कर देते हैं। इसी तरह अगर आपकी कोई पोस्टिंग कहीं की जा रही है, तो आप चले जाएँ। जहाँ आपको कहा जा रहा है चलिए कि मैनेजमेंट चाहती है ना फलाँ जगह चले जाएँ, चले जाएँ। आपको कोई मसाइल हैं ज़ाहिर है वहाँ जाने में। अगर आप मसाइल गिनवाएँगे तो आपको ज़रूर भेजेंगे। आप वहाँ चले जाएँ, 2-4 महीने बाद, 5 महीने बाद जाके उन्हें बताएँ कि जनाब आपने मुझे यहाँ ट्रांसफ़र किया था, मैं यहाँ आ गया, यहाँ मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं। इनके बारे में मुझे कोई आप मशवरा दें, तो आपको कंसिडर करेंगे। लेकिन आप कहेंगे मैं वहाँ नहीं जा सकता, वो मेरे घर से दूर है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे वालिद ये सारी बातें प्रोफ़ेशन में नहीं सुनी जाती। क्योंकि एग्ज़ेक्टिव चाहते हैं कि जो कहा जा रहा है वो पूरा करें। आप भी एग्ज़ेक्टिव होंगे, आप भी ये करेंगे। इसी तरह इससे आपका करियर ग्रो करेगा। बहुत सारी मिसालें, मैं वक़्तन-फ़वक़्तन दरमियान में अगर मज़ीद कोई ऐसी बात होगी आपको बताऊँगा। दूसरा सवाल किया था कि स्विचिंग के बारे में हमें कुछ बताएँ। स्विचिंग से मुराद ये है कि आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, वो या तो आप समझते हैं कि आपकी जॉब आपकी अंडरपेड है, या आप समझते हैं कि वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, या आप ये समझते हैं कि यहाँ पर आपकी पूरी सलाहियत इस्तेमाल नहीं हो रही, तो आप स्विच करना चाहते हैं। नॉर्मली बैंकर जो है वो बैंक में ही स्विच करते हैं, कि यानी पूरा अपना या तो प्राइवेट बिज़नेस शुरू कर देते हैं, अपनी कंपनी खोल लेते हैं, या किसी बैंक में ही जाते हैं। नॉर्मली बैंकर किसी दूसरे प्रोफ़ेशन को इख्तियार नहीं करते। आप किसी दूसरे बैंक में जाना चाहते हैं, सबसे पहले देखिए कि उस बैंक के बारे में उसकी मालूमात हासिल कीजिए, कैसा बैंक है? कुछ 1-2 लोगों से उसके बारे में यानी ऑफ द रिकॉर्ड मालूमात हासिल कीजिए, ताकि ये ना हो कि वहाँ जाके फँस जाएँ। दूसरी बात ये है कि जब भी अपनी आप जॉब बैंक में स्विच करें, कभी भी सैलरी के लिए ना करें। सैलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि सैलरी की इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है। देखिए ना, अगर आप फ़र्ज़ करें, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं 50,000 पर और कोई दूसरा बैंक आपको 70 पे ले रहा है, तो आपके लिए बहुत बड़ी जंप है ये। और मैं कहूँ नहीं करें। लेकिन महज़ सैलरी के लिए जॉब चेंज करना मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। क्योंकि जब आप जाते हैं वहाँ दूसरा बैंक, अब आप अगले साल आप कहते हैं मेरी बढ़ाएँ कुछ इंक्रीमेंट, तो कहते हैं अभी तो आपको हमने 20,000 फालतू पे लिया था। अब तो वही आपको 5 साल तक कहते रहेंगे, तो आप उतनी देर में जहाँ थे ना वहाँ पहुँच जाते। ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। जब भी स्विच करें, सबसे पहले जो काम आप कर रहे हैं, जल्दी-जल्दी स्विच ना करें, क्योंकि उससे ये होगा कि आप इतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं होंगे अपने काम में, और कहीं आपके साथ खुदा न ख़ास्ता नुकसान हो जाएगा, कोई फ्रॉड हो जाएगा। क्योंकि आप जब जल्दी-जल्दी अपनी जॉब स्विच करेंगे, तो आप अपनी जॉब को परफेक्शन के साथ, यानी मैक्सिमम परफेक्शन सीख नहीं सकते। परफेक्शन तो कभी हासिल नहीं होगी। लिहाज़ा सबसे पहले जो भी जॉब आप कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह उसकी निटी-ग्रिटी समझ लें कि ये काम होता कैसे है, उसके क्या। इसके लिए किसी भी बैंक के अंदर, अच्छे बैंक के अंदर आप अगर 1 साल किसी एक सीट पे काम कर लें, आपको तकरीबन सारे उसकी क्वालिटीज़ का, खराबियों का, खूबियों का पता लग जाता है। कोशिश करें विद इन ब्रांच भी, विद इन बैंक भी अपनी जॉब असाइनमेंट को चेंज करवाएँ। मैंने ये काम 1 साल कर लिया, मुझे फलाँ जगह बैठा दें। हर ब्रांच के अंदर 4, 5, 6 डिपार्टमेंट होते हैं, तमाम डिपार्टमेंट में काम करें। इससे आपका एक कम्प्रिहेंसिव नॉलेज क्रिएट होगा। एक टोटल बैंकिंग पर्सनैलिटी आपकी बनेगी। और इसी तरह कस्टमर आपसे जब कोई सवाल करेगा, तो आप उसको एक बेहतर जवाब देने की पोज़ीशन में होंगे। कहीं प्राइवेट बाहर किसी महफ़िल में, किसी ख़ानदानी तकरीब में आप बेहतर जवाब देने की पोज़ीशन में होंगे। बेहतर आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी। तो इसके बाद आप जो चेंज करना चाहते हैं, आप चेंज करें। अगर आपकी पोज़ीशन बेहतर हो रही है, बेशक सेम सैलरी पे जाएँ। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर बैंक मैनेजर हैं, कहीं और भी बैंक मैनेजर आपको लिया जा रहा है, लेकिन ऑन द सेम ऑन द बेटर कैडर, बट ऑन द सेम सैलरी। मैं समझता हूँ अपने करियर के मुताबिक, मैंने जैसे कहा कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ।
इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब ऊपर पोज़ीशन पे जाते हैं तो उससे अगली पोज़ीशन उससे और ऊपर जाती है। अगर आप सैलरी के लिए जाते हैं तो सैलरी पे रुक जाती है। तो ये मुख्तसर चीज़ें थी। मैं इंतज़ार करूँगा आप लोगों की राय का, आप लोगों के कमेंट्स का। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। मुझे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।